हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल पानी एजुकेशन एकेडमी। आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी के नए सब्जेक्ट ज्योग्राफी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो हमारा क्लास 6 से है और इसका चैप्टर 1 है, जिसका नाम है सौर मंडल में पृथ्वी। तो इस टॉपिक पर जाने से पहले, इस चैप्टर पे जाने से पहले हम क्या करते हैं, दैनिक जीवन का एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे प्रत्येक दिन आप शाम में क्या देखते हो कि पहले आपको एक छोटा सा बिंदु दिखाई देगा, फिर धीरे धीरे इन बिंदुओं की संख्या क्या होती है, बढ़ती चली जाएगी और कुछ समय के बाद पूरा आकाश है वो आपको इन बिंदुओं से भरा दिखाई पड़ेगा। अब इन बिंदुओं में कुछ ऐसे बिंदु होंगे जो क्या होंगे, टिमटिमा रहे होंगे, तो कुछ ऐसे होंगे जो क्या होंगे, स्थिर होंगे, समान प्रकाश दे रहे होंगे। इसकी भांति चंद्रमा की समान। जैसे चंद्रमा को आप देखते होंगे तो यह क्या करता है, टिमटिमाता नहीं है, यह एक आवृत्ति से आपको प्रकाश देता रहता है। तो फिर आपके मन में प्रश्न उठेगा कि क्या चंद्रमा महीना के प्रत्येक दिन अपनी आकृति में और अपने पूर्ण प्रकाश के साथ मौजूद होता है? तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। ऐसे पूर्णिमा के दिन यह आपको क्या दिखाई पड़ेगा, आपको पूर्ण आकार में दिखाई पड़ेगा। उसके बाद ये क्या होगा, क्रमिक रूप से धीरे 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 घटता चला जाएगा और 14 दिन के बाद एक ऐसा समय आएगा जब ये क्या होता है, आकाश से पूर्ण रूप से विलुप्त हो जाएगा। तो जो इस दिन का नामकरण किया गया है वो है अमावस्या। आप इसे ये भी बोल, पूर्णिमा की रात को आप या क्या बोल सकते हो, पूर्ण चंद्रमा की रात, और इसे बोलोगे अमावस्या को नए चंद्रमा की रात। यानी इस दिन से फिर क्या होगा, फिर चंद्रमा धीरे धीरे अपने आकार में बढ़ता चला दिखाई देगा, आपको बढ़ता चला जाएगा। ठीक है। अब जब दिन होती है तो ये सारे आपको जो बिंदुएं हैं, ये चंद्रमा है, ये सारे क्या होंगे, गुम हो जाएंगे, आकाश से गायब हो जाएंगे। तो ऐसा क्यों होता है? तो इसके सामने क्या आ जाता है, सूर्य का प्रकाश, और सूर्य के प्रकाश के सामने ये सब फीके पड़ जाते हैं और गायब हो जाते हैं। ठीक। अब देख लेते हैं खगोलीय पिंड के बारे में। खगोलीय पिंड है क्या? सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, और रात में जो सारी आपको बिंदुएं चमकते हुए दिखाई दे रही थी वो सब मिलाकर क्या है, खगोलीय पिंड है। वे सभी आकृतियां जो क्या कर रही थी, रात में चमक रही थी, वो सारे खगोलीय पिंड है। तो कुछ खगोलीय पिंड क्या है, काफी बड़े हैं, काफी बड़े हैं। किससे निर्मित है? गैसों से बने हुए हैं। ये इनका खुद का प्रकाश है और ऊष्मा है, यानी ये दूसरों पर निर्भर नहीं रहते। तो इन्हें हम, इन खगोलीय पिंड को क्या बोलते हैं, तारा। जो हमारा सूर्य है वो भी क्या है, तारा है। क्या है, सूर्य एक तारा है। आप खुद देखते होंगे, ये सूर्य का क्या होता है, अपना प्रकाश होता है, अपना ऊष्मा होता है, और वो अपना ऊष्मा और प्रकाश दूसरों को देता है। ठीक। अब आकाश में आप क्या देखते होंगे, तारों का अलग अलग आकृति देखते होंगे। क्या देखते होंगे, अलग अलग आकृति। जैसे तारे मिलकर आप अलग अलग आकृतियां बनाते होंगे, तो उन आकृति को हम क्या बोलते हैं, नक्षत्र मंडल। क्या बोलते हैं, नक्षत्र मंडल। अब हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं, अर्सा मेजर, या इसे बोला जाता है बिग बियर। ये क्या है, तारों का एक समूह है जो एक आकृति बनाया गया, उसका नामकरण किया गया है अर्सा मेजर और बिग बियर। एक और नक्षत्र मंडल का हम उदाहरण लेते हैं, आप उससे भली भांति परिचित होंगे, सप्तऋषि।
सप्त ऋषि ये क्या है, एक नक्षत्र मंडल है। और इसी का एक क्या है, अर्सा मेजर का एक ये पार्ट है। जैसे कि अर्सा मेजर, यदि इतने सारे तारों का समूह है, आकृति है, तो उसका एक छोटा सा टुकड़ा निकला, उसका नाम क्या पड़ा, सप्तऋषि। ठीक है, सप्तऋषि का हम सहायता लेते हैं ध्रुव तारा को पहचानने में। इसको पहचानने में लेते हैं ध्रुव तारा को। जैसे पहले के जो लोग थे, उन्हें अगर दिशा का ज्ञात करना होता था, दिशा जानना होता था, तो वो किसकी सहारा लेते थे, ध्रुव तारा की, क्योंकि ये हमेशा एक क्या होता है, स्थिर दिशा में स्थित होता है, यानी क्या होता है, फिक्स होता है, ये स्थिर होता है एक दिशा में। कौन सी दिशा होती है वो, उत्तर दिशा। अब हमें इसे पहचानना है, कैसे हम पहचानेंगे, जैसे ये हो गया आपका ध्रुव तारा, यहाँ 2 तारे हो गए, और यहाँ हो गए आप। ये कुछ ऐसा आकृति होगा, ये कौन सा है, ये है सप्तऋषि आपके। आप इससे डॉट डॉट से मिलाओगे, देखोगे कि उत्तर दिशा में एक तारा होगा, काफी चमकीला होगा, तो वही तारा क्या है, ये ध्रुव तारा है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। सौर मंडल के बारे में पढ़ाई करेंगे हम। सौर मंडल क्या है, एक फैमिली, एक परिवार है। किनका किनका परिवार है, इस परिवार में है मौजूद सूर्य, ग्रह, उपग्रह और अन्य खगोलीय पिंड। कौन कौन से खगोलीय पिंड है, उन्हें भी देख लेते हैं। क्षुद्र ग्रह और क्या है, उल्का पिंड। इन सबों को मिलाकर क्या एक समूह बनता है, एक परिवार बनता है, जिसका नाम है सौर मंडल। तो हम बारी बारी से इसके सदस्यों को देखेंगे। तो जो सबसे पहला सदस्य है, और इस परिवार का क्या है, ये मुखिया है, और सौर मंडल का क्या है, ये केंद्र बिंदु। जैसे ही देखिए ये सूर्य हो गया, अब इसके चारों ओर ये हो गए ग्रह का, ये इसमें छोटे छोटे आपको ग्रह हैं। इसका नाम क्या है, मार्स, सॉरी मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। और मार्स और इसके बीच में भी एक छोटा सा गोल पट्टी है, छोटे से पिंडों का। तो सूर्य क्या है, इस पूरे सोलर सिस्टम का, इस सौर मंडल का क्या है, मुखिया है, केंद्र बिंदु है। अब इन सभी ग्रहों को ऊष्मा और प्रकाश उपलब्ध कराने क्या है, एकमात्र स्रोत भी है ये। अब जितने ये आपको सारे दिखाई दे रहे हैं ग्रह, ये क्या करते हैं, एक निश्चित, देखिए एक निश्चित मार्ग है, इसमें क्या करते हैं, ये सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। तो आपके मन में प्रश्न उठेगा कि ये एक निश्चित दिशा में क्यों कर रहे हैं परिक्रमा। तो जो सूर्य का खिंचाव बल है, वो इनको क्या करता है, बांध कर रखता है। यही कारण है कि यह एक निश्चित मार्ग में घूमते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, कक्षा भी कहते हैं। अब ये कक्षा आपको यहां दिखाई पड़ रहा हो कि गोल, लेकिन ये क्या है, दीर्घ वृत्ताकार और अंडाकार के शेप में ये घूमते हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे जो पहला ग्रह है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें आपको सबसे जो नजदीक ग्रह दिखाई दे रहा है वो कौन सा है, मरकरी और बुध ग्रह। अब हम इसका क्या दूरी के क्रम में इसका एक आसान सा फॉर्म लिख लेते हैं, ताकि याद करने में हमें क्या हो, आसानी हो। My very efficient mother just
सब अस नट्स। जो इसका कैपिटल फॉर्म है उसको हम क्या करेंगे, अंडरलाइन कर लेते हैं। ये क्या है, ग्रहों का क्रम है। कैसे, सूर्य से दूरी के बढ़ते क्रम में है। जैसे एम से मरकरी, बी से वेनस, ई से अर्थ, एम से मार्स, जे से जुपिटर, ए से सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। तो ये क्या है, दूरी है। किससे, सन से। ठीक, इसे देख लीजिएगा। अब हम सबसे नजदीक के प्लेनेट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, सबसे नजदीक के ग्रह के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो ये कौन सा ग्रह है, बुध ग्रह। तो चूंकि ये सबसे नजदीक है इसलिए इसका क्या होगा, जो कक्षा होगा वो सबसे छोटा होगा। तो ये सूर्य के चारों ओर घूमने में कितना दिन लेता है, 88 दिन। ये 88 दिन में सूर्य की एक परिक्रमा कर लेता है। अब दूसरा ग्रह है वेनस और शुक्र ग्रह। इसके बारे में जानना चाहते हैं। तो आप लोगों ने सुना होगा कि शुक्र ग्रह क्या है, हमारे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह है और इसे हम पृथ्वी की बहन भी कहते हैं। तो ऐसा हम क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका आकार और आकृति किसके समान है, हमारी पृथ्वी के समान है। ठीक है, अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम अगला ग्रह पृथ्वी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। कितने नंबर पर है ये, तीसरे नंबर पर है, तीसरे नंबर पर। सूर्य से दूरी के मामले में ये कौन से नंबर पर है, थर्ड नंबर पे है। ठीक है, और ये कौन सा है, पांचवा सबसे बड़ा ग्रह। यानी कि क्या होगा, इससे 4 ग्रह होंगे, वो बड़े होंगे। कौन कौन से ग्रह इससे बड़े हैं, जुपिटर हो गया, हमारा सैटर्न हो गया, यूरेनस, नेपच्यून। ये 4 ग्रह हैं जो पृथ्वी से बड़े हैं। और पांचवा नंबर किसका है, हमारे अर्थ और हमारी पृथ्वी का। अब इसे ऊष्मा की और प्रकाश की प्राप्ति कहां से होती है, इसे ऊष्मा और प्रकाश की प्राप्ति किससे होती है, सूर्य से। तो आपके मन में एक और प्रश्न आएगा कि क्या पृथ्वी के पास अपना ऊष्मा और अपना प्रकाश नहीं है। तो जी नहीं, ये क्या है, ग्रह है। तो ग्रह के पास अपना ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता। ये किससे लेते हैं, ये तारे से ऊष्मा और प्रकाश प्राप्त करते हैं। तब सूर्य है, सूर्य क्या है, आग का गोला है और क्या बना हुआ है, गर्म गैसों से बना हुआ है। तो फिर हमारी पृथ्वी पर बहुत अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा क्यों नहीं पहुंचता, क्योंकि ये 15 करोड़ किलोमीटर दूर है पृथ्वी से। यही कारण है कि इतना बड़ा आग का गोला है, उसके बावजूद ये हमें उतना बड़ा दिखाई नहीं देता, इसका आकार हमें छोटा दिखाई पड़ता है और हमें जितनी मात्रा की जरूरत पड़ती है ऊष्मा की, उतनी मात्रा की प्राप्ति होती है। ठीक है, अब पृथ्वी क्या है, एक अनोखा ग्रह है। क्यों अनोखा ग्रह है सौरमंडल का, तो पृथ्वी क्या है, एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन मौजूद है। तो अन्य ग्रहों पर जीवन क्यों मौजूद नहीं है, क्योंकि वहां की परिस्थितियां जीवन के अनुकूल नहीं है। और हम जब पृथ्वी की जो जीवन की परिस्थितियां हैं वो देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि जल मौजूद है, वायु जिसमें क्या है, ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा है वो मौजूद है। और तीसरा कारण, जो सूर्य से इसकी दूरी है वो क्या है, आदर्श है। मतलब जितनी दूरी होनी चाहिए थी उतनी ही दूरी है। इससे क्या होता है कि इसको जो गर्मी है, हीट है, उसकी क्या होती है, उसकी पर्याप्त मात्रा मिलती है, न ज्यादा न कम। ठीक है, अब पृथ्वी हमारा क्या, एक ग्रह नीला आपको दिखाई देगा। जब आप क्या आकाश में जाते हो, अंतरिक्ष में जाओगे और वहां से हमारी पृथ्वी को देखोगे तो ये क्या दिखाई पड़ेगा आपको, नीला दिखाई देगा और दूसरा चमकता हुआ दिखाई देगा। जैसे अन्य खगोलीय पिंड चमक रहे थे रात में, वैसा ही क्या दिखाई देगा, हमें चमकता हुआ दिखाई देगा। तब देख लेते हैं कि ये नीला ग्रह क्यों दिखाई पड़ता है। तो जैसे भी आप भी यदि कोई ग्लोब देखते होगे तो क्या देखते हो कि अधिकांश जो भाग है ग्लोब का वो आपको नीला दिखाई पड़ता है। तो ऐसा क्यों है, यहाँ वो जल की उपस्थिति के कारण है।
वो सागर में होता है, वो महासागर में होता है। यही कारण है कि यहाँ आपको नीला दिखाई पड़ता है। ठीक, अब हम ग्रह से आगे बढ़ते हैं। एक ग्रह था जिसका नाम था प्लूटो। आप लोगों ने पहले सुना होगा कि हमारे जो सौर मंडल में कितने ग्रह हैं, 9 ग्रह हैं। तो वो जो जिस ग्रह को इस लिस्ट से हटा दिया गया है उसका नाम है प्लूटो। तो इसे कब हटाया गया? 2006 में। प्रश्न उठता है कि इसे इस लिस्ट से हटाया क्यों गया? तो ये जो ग्रह की बनने की क्राइटेरिया थी उसमें फिट नहीं बैठता था। जैसे मैंने बताया था आपको कि ग्रहों की क्या होती है, एक निश्चित कक्षा होती है, जबकि प्लूटो क्या करता था, यह अपनी कक्षा छोड़कर यूरेनस की और नेपच्यून की कक्षा में घुस जाता था, ओवरलैप कर जाता था। दूसरा, इसका जो घनत्व है वो ग्रह के घनत्व के सापेक्ष में काफी कम है। ठीक है, इसलिए ग्रह की लिस्ट से हटा दिया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं, चंद्रमा के बारे में जान लेते हैं। चंद्रमा, हर रात में हम क्या देखते हैं? चंद्रमा को चमकता देखते हैं। तो चंद्रमा है क्या? यह क्या है? प्राकृतिक उपग्रह है। किसका? हमारी पृथ्वी का क्या है? ये प्राकृतिक उपग्रह है। तो ये उपग्रह करते क्या हैं? ये ग्रहों की परिक्रमा करते हैं। जैसे ग्रह सूर्य की परिक्रमा कर रहे थे, उसी भांति ये उपग्रह हैं वो ग्रहों की परिक्रमा करते हैं। तो ये परिक्रमा करने में कितना दिन लेता है? लगभग 27 दिन। ये लगभग 27 दिन में पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर लेता है और उतने ही समय लेता है यह अपने अक्ष पर घूमने में। यानी इसका मैं एक एग्जांपल देता हूं कि अक्ष में कैसे वो वस्तु घूमते हैं। जैसे आप फुटबॉल को उंगली पर नचाओ, ठीक है, तो आपका उंगली क्या हो गया? ये अक्ष हो गया और उस पर वो घूम रहा है गोल गोल। उसी प्रकार से यह भी अपने अक्ष पर गोल गोल घूमता है। तो उस पर भी घूमने में ये 27 दिन लेता है, लगभग 27 दिन। यानी इसका परिक्रमा का और अपने अक्ष पर घूमने का समय होता है वो समान होता है। यही कारण है कि हम क्या करते हैं कि चंद्रमा है, जैसे ये इसका फ्रंट भाग हो गया या कोई एक भाग हो गया, तो हम इसको सिर्फ इसका एक ही भाग देख पाते हैं। इसका जो दूसरा भाग है वो हमें कभी नहीं दिखाई पड़ता। जैसे ये मान लीजिए पृथ्वी है, ये भाग हो गया चंद्रमा का। तो जब ये मूव करता आएगा तो हमें ये वाला भाग ही दिखाई देगा, फिर यहां से मूव करेगा तो ये वाला भाग ही दिखाई देगा, इसमें ये भाग हमें नहीं दिखाई देगा। ठीक, अब है कि यदि यह पृथ्वी का उपग्रह है तो क्या पृथ्वी की भांति ही यहाँ जीवन मौजूद है? तो बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ जीवन के अनुकूल परिस्थितियां मौजूद नहीं है। तो यहाँ है क्या? यहाँ आपको पर्वत हैं, गड्ढे हैं और मैदान है। तो इसका हम इसे कैसे जान पाते हैं कि ये सब मौजूद है? तो पूर्णिमा के दिन जब क्या होता है, चांद पूरे आकार में होता है, तो आपको क्या दिखाई पड़ेगा? चंद्रमा पर दाग दिखाई देंगे आपको। वो क्या होती है? इन पर्वतों, इन गड्ढों की छाया होती है। कहा जाता है ना चांद पर दाग है, तो वो दाग क्या होता है? इनकी छाया होती है। ठीक, अब ये इसकी जो इसका आकार है वो क्या है? अन्य जो खगोलीय पिंड है उसकी तुलना में छोटा है, लेकिन जब देखने की बात होती है, दिखाई देने की, तो ये कभी ऐसा होता है कि सूर्य से हमें बड़ा दिखाई देता है। तो आपके मन में एक प्रश्न उठेगा कि क्या ये सूर्य से बड़ा है? तो ऐसा नहीं है। कारण क्या है कि जो इसकी दूरी है पृथ्वी से वो कितनी है? 3,84,400 किलोमीटर। जबकि मैंने पहले बताया था सूर्य की दूरी के बारे में, वो क्या था? 15 करोड़ किलोमीटर। अब आप इन दोनों के बीच में क्या करें? तुलना कर लें, तो आपको जो कारण है वो पता चल जाएगा कि यह काफी नजदीक है, इसीलिए हमें बड़ा दिखाई देता है। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हुए जो अन्य खगोलीय पिंड थे उनके बारे में जान लेते हैं। क्षुद्र ग्रह। ठीक, यह क्या है?
ये छोटे छोटे पिंड के टुकड़े हैं जो आपको मिलेंगे कहाँ, मार्स और मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के कक्षा के बीच में। जैसे ये था मंगल का, ये था बृहस्पति का। तो मैंने इसको डॉट देके आपको बताया था, ये क्या करते हैं, ये भी सूर्य की परिक्रमा करेंगे। ठीक। अब वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि इनका जो निर्माण हुआ है वो ग्रहों के टूटने से हुआ है, यानी ग्रह के ही छोटे छोटे टुकड़े हैं जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला हमारा है उल्का पिंड। ये क्या है, ये क्या है, ये पत्थर के छोटे टुकड़े हैं और पृथ्वी सूर्य के खिंचाव के कारण ये भी क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता होगा कि ये हमारी जो पृथ्वी है उसके नजदीक आ जाते हैं, मूव करते करते क्या हुआ, नजदीक आ गए। तो जैसे ही ये नजदीक आते हैं तो पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है वो इनको अपनी ओर खींचने लगता है। ठीक। तो ये पृथ्वी है, तो इसके चारों क्या होता है, हवा का क्या होता है, सतह होता है, वायुमंडल, एटमॉस्फेयर। अब जो ये उल्का पिंड है वो इंटर कर जाते हैं, तो इनका घर्षण होता है वायुमंडल के वायु से, इनसे घर्षण होता है। तो ये क्या होता है, आग के गोले की भांति जलने लगते हैं। और कुछ कुछ उल्का पिंड ऐसे होते हैं जो पूरी तरह नहीं जलते हैं और पृथ्वी पर गिर जाते हैं, पृथ्वी के सतह पर गिर कर क्या बनाते हैं, ये गड्ढे बनाते हैं। आप महाराष्ट्र में चले जाओ, एक लोनार झील है, तो वो उसका निर्माण कैसे हुआ है, उल्का पिंड के गिरने से क्या हुआ था, गड्ढा बन गया और उसमें फिर पानी का जमा हो गया। इस प्रकार से उस झील का निर्माण हुआ है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है मिल्की वे और आकाश गंगा। जैसे रात में जब अमावस्या की रात है, ठीक, जब पूरा क्या हो, आप अच्छे तरीके से रात जो आसमान है उसका अवलोकन कर पाए, तो आप क्या देखेंगे कि तारों का एक बड़ा सा समूह है, यानी वो प्रकाश का एक नदी की भांति आपको दिखाई देगा। प्रकाश की क्या होगी, नदी दिखाई देगी आपको। तो उसका नाम क्या होता है, मिल्की वे। यह क्या है, करोड़ों तारों का समूह है, तारों का समूह है। इसमें बादल मौजूद हैं और गैस मौजूद है। जो प्राचीन काल के लोग थे उन्होंने आकाश में देखा, उन्हें क्या दिखाई दिया कि एक प्रकाश की क्या है, नदी बह रही है। तो उन लोगों ने इसे नाम दे दिया आकाश गंगा। तो जो हमारा सौर मंडल है वो इसी का एक पार्ट है। ठीक। अब ये आकाश गंगा यानी अनेकों आकाश गंगा जिनकी संख्या करोड़ों में हो सकती है, ये क्या करते हैं, सब मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। सोच लीजिए, ये ब्रह्मांड क्या है, अकल्पनीय विस्तृत है, जिसका क्या हो रहा है, धीरे धीरे विस्तार होता चला जा रहा है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।